नमस्कार दोस्तों, जगू का जीके हब और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है और बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजस्थान का इतिहास का हमारा लास्ट टॉपिक है, क्योंकि आपको पता होगा कि हमने सारी की सारी बता दी। अंग्रेजों का रियासतों में सुधार क्या किया, अंग्रेजों ने रियासतों में सुधार क्या किया और ब्रिटिश प्रभाव उन्होंने कैसे जमाया। इससे पिछला टॉपिक था कि ब्रिटिश अंग्रेज संधि था, समझ गए। और तो अब आप समझ गए होंगे, पहले मैंने आधुनिक राजस्थान पूरा बताया है, उसमें हमने राजनीतिक जागरूकता और राष्ट्रवाद से शुरू किया था। राजनीतिक जागरूकता बता दिया था और राष्ट्रवाद तो वो वीडियो अलग है, आपको पहले ही डाल दिए। दूसरा नंबर 1857 की क्रांति। तीसरा नंबर आपका कौन सा, किसान आंदोलन, आपका कौन सा आदिवासी आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण, वो सब डाल चुका हूं। ये लास्ट टॉपिक है और कॉलेज लेक्चर का जो 2-3 सभ्यताएं जोड़ी है वो डाल दूंगा। तो कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर में 2-3 सभ्यताएं जोड़ी है। वो नई सभ्यताएं आपकी कौन सी, निम्बाहेड़ा कुछ भी नहीं है, ज्यादा नहीं है। निम्बाहेड़ा के बाद आपका मंडपिया नहीं है, वो मात्र कुंडिया है और बागोर है। तो ये 3 है। तो बागोर, इन तीनों को हम बता देंगे एक बार फिर। तो ये 3 आपकी वो डालनी है और बाकी सारा का सारा समाप्त हो गया है। तो देखिए, अंग्रेजों का रियासतों में सुधार और ब्रिटिश प्रभाव। तो इस टॉपिक को आप एक बार देखिए कि उन्होंने क्या तो सुधार किए और किस प्रकार से अपना ब्रिटिश आधिपत्य जमाया, समझ गए क्या। तो उसके बारे में मैं चर्चा आपसे कर रहा हूं। ब्रिटिश सुधार एवं आधिपत्य। देखिए, पहला नंबर, उन्होंने क्या क्या सुधार क्या किए। पहले दीवानी एवं फौजदारी संहिता, दीवानी संहिता कन्नड़ टोड। नंबर 2, शक्ति पृथक्करण, बीकानेर, गंगा सिंह द्वारा। ठीक है। तीसरा है पंचायती राज, बीकानेर, गंगा सिंह द्वारा। चौथा है आपका झद्दार कोट, बीकानेर। पांचवा है भू सर्वेक्षण, हेनरी लॉरेंस। चुंगीकर, जोधपुर। कोलनामा, राजा सामंत विवाद, कर्नल टोड। फर्स्ट बेगू, और अंतिम शाहपुरा।
देखिए अब मैं एक बार आपको बताना चाह रहा हूं, एक और चीज डाल सकते हैं। उदयपुर कर्नल टोड। देखिए ये तो इन्होंने सुधार किए, सुधार भाई अंग्रेज यहां पे आए तो कुछ सुधार भी किए और किस प्रकार से उन्होंने आगे अपना वर्चस्व कायम किया। तो सुधार के परिप्रेक्ष्य में मैं दिखाना चाहता हूं, दीवानी और फौजदारी संहिता बनाई उन्होंने, दीवानी और फौजदारी संहिता। दीवानी और फौजदारी संहिता किसके द्वारा बनाई हुई थी? कर्नल टोड के द्वारा। कर्नल टोड ने दीवानी और फौजदारी संहिता बनाई। दीवानी और फौजदारी का मतलब हमारे दो अपराध होते हैं, एक तो होता है बॉडी और बॉडी से जुड़ा हुआ अपराध, बॉडी से जुड़ा हुआ अपराध। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि भाई जैसे मर्डर हो गया, बलात्कार हो गया, मारपीट हो गई, तो ये सारे केसेस फौजदारी में आएंगे, जिसको क्रिमिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिमिनल कोड, समझ गए। दूसरे बॉडी के अलावा जो अपराध होते हैं, जैसे कोई ने दुकान पे कब्जा कर लिया, कोई गाड़ी उठाकर ले गया, कुछ और कर, चोरी डकैती कर ली, तो वो कौन से में आ गया? दीवानी में आ गया। तो वो कौन सा है? दीवानी यानी सिविल केसेस। कौन सा? सिविल। तो दीवानी और फौजदारी जो अलग अलग कोड बनाया, यानी सिविल एंड क्रिमिनल जो अलग अलग बनाया, तो पहली बार इन्होंने कर्नल टोड ने यहाँ पे बनाया दीवानी, पहली बार यहाँ पे राजस्थान में कर्नल टोड। एक है शक्ति पृथक्करण। शक्ति एक जगह नहीं होना चाहिए, मतलब पावर सेपरेशन हो गया, पावर सेपरेशन। अगर शक्ति पावर एक जगह रहेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि पावर का दुरुपयोग होगा। तो इन्होंने कहा कि शक्ति का पृथक्करण कर दो। जैसे उदाहरण बोल रहा हूं, जैसे हमारे सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून का क्रियान्वयन करती है, न्यायपालिका कानून की समीक्षा करती है। सुनना, तो 3 हो गए। अब ये काम पहले राजा ही करता था अकेला, कानून बनाने वाला भी वही था, क्रियान्वयन करने वाला भी वही था और समीक्षा करने वाला भी वही था। तो स्वाभाविक सी बात है वो डिक्टेटर था, वो क्या था? डिक्टेटर था। तो यहां पर इन्होंने कानून के सेपरेशन की बात की कि शक्ति का क्या कर दो? पृथक्करण कर दो, पावर का सेपरेशन कर दो। ये काम सबसे पहले कहां पर किया गया? बीकानेर में। और बीकानेर में किसने किया? गंगा सिंह जी ने किया। ठीक है। अब आता है पंचायती राज। तो हमारे पंचायती राज मतलब पंचायती राज लाने वाला बीकानेर में कौन था? तो गंगा सिंह था। कौन था? गंगा सिंह बीकानेर में पंचायती राज लेके आए थे। तो स्वतंत्रता से पहले पंचायती राज की शुरुआत कहां पर हुई? बोलो। तो स्वतंत्रता से पहले पंचायती राज की शुरुआत बीकानेर में हुई। समझ गए? अगली बात, और देखो आप बीकानेर की बात कर रहे हैं ना सारी, तो गंगा सिंह ने काफी सुधार किया, आधुनिक राजस्थान का निर्माता ही बोलते हैं उसको, तो काफी सुधार किए। और आपको यह भी बता दूं, सबसे पहले बिजली है, नहर है, ये भी बीकानेर में आई थी, बिजली नहर। और ये सबसे पहले कौन लेके आए थे? गंगा सिंह लेके आए थे। बिजली, नहर, पंचायती राज, ये सब कौन लेके आए थे? तो गंगा सिंह ही लेके आए थे। समझ गए? और सरदार कोर्ट बनाई, सरदार कोर्ट का मतलब समझ गए क्या? मतलब जो राजा महाराजा थे उनके दरबार में सरदार होते, भले जैसे जमींदार होते थे ना, वैसे ही कौन होते थे? सरदार होते थे। सरदार मतलब मेन सिपह सलार जो हो गए, टाइप के हो गए, तो सरदार थे। तो सरदारों को पहले कोई भी अपराध कर दिया तो उनके ऊपर कोई प्रकार का दंड नहीं था, बाउंडेशन नहीं थी, तो इन्होंने पहली बार सरदार कोर्ट बनाया। कहां पर? बीकानेर में। भू सर्वेक्षण का काम किया, सर्वे। तो भू सर्वेक्षण का काम किसने करवाया था? हेनरी लॉरेंस ने। एक चुंगीकर की शुरुआत की। चुंगीकर कहां पर शुरुआत की? जोधपुर में। चुंगीकर की शुरुआत कहां से हुई? जोधपुर। ये सब चीजें हो रही है। कोलनामा कर्नल टोड ने तैयार करवाया। कोलनामा किसने तैयार करवाया? कर्नल टोड। अब ये कोलनामा क्या है? तो राजा और सामंत, मतलब राजा और उसके सबॉर्डिनेट्स के बीच में जो किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होता था, विवाद होता था, तो उस विवाद को निपटाने का मतलब कोड है, एक मतलब कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको क्या बोल रहे हैं? कोलनामा। और ये लागू करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? बेगू कहां पर है? चित्तौड़। और अंतिम रियासत कौन सी थी? सापुरा कहां पर है? भीलवाड़ा। यह कोलनामा था। एक कर्नल टोड ने प्रवासी मेवाड़ सम्मेलन बुलाया। प्रवासी मेवाड़ सम्मेलन कहां पर बुलाया? उदयपुर में। ये क्यों बुलाया? कि जो मेवाड़ से बाहर निकल गए लोग, और बाहर निकल गए वो
मेवाड़ की धरती से उसको वापस जोड़ने के लिए प्रवासी मेवाड़ सम्मेलन, जैसे आजकल हम प्रवासी भारतीय सम्मेलन बुलाते हैं कि जो लोग हमारे बाहर हैं उनको हमारी धरती से कैसे जोड़ा जाए जिससे वो यहाँ पे इन्वेस्ट वगैरह करें तो हमारा विकास हो। तो उसी प्रकार का काम सबसे पहले किसने किया? कर्नल टोड ने। इसीलिए देखो मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है कर्नल टोड पुरस्कार। तो वो किसके लिए दिया जाता है कि मेवाड़ मूल्यों को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाता है उसको कर्नल टोड पुरस्कार दिया जाता है। तो ये प्रवासी, तो ये कुछ सुधार भी हुए, ये कुछ सुधार अलग अलग जगह पर किए गए। अब मैं जो बोलना चाह रहा हूं कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से भाई संधि के बाद अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित किया, तो उसको और देखिए आप। देखिएगा प्रशासनिक भी एक बार देख लीजिए सुधार। कौन है? लिखा एजेंट 2। अब देखिए आगे। रीजेंसी काउंसिल, शासक अवैध होने की स्थिति में मैं राम सिंह, महाराणा राम भीम सिंह, कमजोर एवं दुर्बल चित्त, तथा पीए कर्नल टोड बौद्धिक एवं व्यक्तित्व है। ये लो अगला, आर्थिक
राजनीतिक रूप से कमजोर रियासतों को अपने अधीन में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के स्थान पर ब्रिटिश के आगे देखिए। अजमेर को दौलत राव सिंधिया से खरीद लिया। अधीन किया। मेवाड़ एवं मारवाड़ से संधि कर मेरवाड़ा को अपने अधीन कर लिया। अतः अजमेर और मेरवाड़ा अंग्रेजों के अधीन। हो गया। आगे देखिए। अगला है नशीराबाद में सैनिक छावनी का निर्माण, अनेक सैन्य रेजिमेंट, बटालियन का निर्माण, शेखावाटी, झुंझुनू, मेयर रेजिमेंट ब्यावर, मेवाड़ कोप्स चित्तौड़, इस प्रकार से ये आपका सैनिक प्रभुत्व जमा लिया। तो दोस्तों ये टोटल आपको टॉपिक एक बार देखना है जिसको हम बताना चाह रहे हैं। देखिए प्रशासनिक व्यवस्था उन्होंने किस टाइप की वो सुनिएगा, जो आगे आपको चीजें जुड़ जाएंगी। जैसे अपन 1857 की क्रांति का टॉपिक पढ़ा तो उसमें भी आपको समझ आएगा। 1833 में भारत में गवर्नर जनरल पद का गवर्नर जनरल का पद स्थापित हुआ। तो 1833 तक आते आते इन्होंने किस टाइप की व्यवस्था बना ली वो देखेगा। ऊपर ही ऊपर गवर्नर जनरल बैठेगा, गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, तो वो तो पूरे इंडिया को डील कर रहा है।
राज्य में इन्होंने रियासतों को डील करने के लिए बिठा दिया एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। बोलो क्लियर है क्या? और रियासत में इन्होंने बिठा दिया पॉलिटिकल एजेंट को, पॉलिटिकल एजेंट। जो हमारी संधि के तहत बात हुई थी, तो रियासत में कौन बैठेगा? पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट अपनी रिपोर्ट किसको करेगा? एजीजी को, और एजीजी अपनी रिपोर्ट किसको करेगा? गवर्नर जनरल को। इस टाइप की प्रशासनिक व्यवस्था इन्होंने स्टेबल कर दी। अब दोस्तों आपको बता रहा हूं, अब ये रियासतों पर किस प्रकार से अपना प्रभुत्व जमाते हैं, समझिए। देखिएगा, सबसे पहले सीमा न्यायालय बनाए इन्होंने, सीमा न्यायालय, ध्यान दीजिएगा। अब सीमा न्यायालय का अध्यक्ष कौन था? पॉलिटिकल एजेंट था। अध्यक्ष कौन था? पॉलिटिकल एजेंट। अब आप ध्यान से समझें कि सीमा न्यायालय मतलब हर रियासत के बीच में बाउंड्री को लेकर के, सीमा को लेकर तो विवाद होता ही होता था, तो उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? सीमा न्यायालय की अध्यक्षता कौन कर रहा है? पॉलिटिकल एजेंट। अब पॉलिटिकल एजेंट इनको क्या सीमा विवाद में उलझा करके और ब्लैकमेल करने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। तो कहने का मतलब अपनी स्थिति को क्या करेगा? मजबूत करेगा। दोनों ही क्षेत्रों को मतलब उलझा करके अपनी स्थिति को मजबूत करेगा। तो इन्होंने एक रास्ता निकाल दिया, सीमा न्यायालय। कौन सा? सीमा न्यायालय। अध्यक्ष कौन है? पॉलिटिकल एजेंट। और सीमा न्यायालय कहां कहां बने? तो अजमेर और नीमच। अजमेर और नीमच। नीमच कहां पर है? मेवाड़। अजमेर और नीमच कहां पर है? मेवाड़। बोलो क्लियर है क्या? दूसरा, रिजेंसी काउंसिल। रिजेंसी काउंसिल बनाई इन्होंने। कौन सी? रिजेंसी काउंसिल। और रिजेंसी काउंसिल का जो अध्यक्ष बनाया वो पॉलिटिकल एजेंट को बनाया। अब रिजेंसी काउंसिल क्या काम कर रही है कि शासक है, कोई भी रियासत का शासक है, वो अगर अडल्ट नहीं है, वयस्क नहीं है, तो अवयस्क है, उस स्थिति में वो शासन रिजेंसी काउंसिल ही देखेगी जब तक वो वयस्क नहीं हो जाता। तो यानी कहीं भी एडल्ट कंडीशन है तो वहां पर शासन को, अनअडल्ट कंडीशन है तो वहां पर शासन कौन हो गया? बोलो कौन देखेगी? रिजेंसी काउंसिल। और उस रिजेंसी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होगा? पॉलिटिकल एजेंट होगा। और ये जैसे जयपुर में राम सिंह नाबालिग था, राम सिंह क्या था? नाबालिग था, तो उसका शासन कौन देख रही थी? रिजेंसी काउंसिल देख रही थी। हो गया। अब आया मेवाड़ महाराणा भीम सिंह। मेवाड़ महाराणा क्या था? भीम सिंह। भीम सिंह कमजोर और दुर्बल चित्त व्यक्ति था। कमजोर और क्या था? दुर्बल चित्त व्यक्ति। अब उसका जो पॉलिटिकल एजेंट था कर्नल टोड, वो इंटेलिजेंट था और पर्सनालिटी में बेटर था। तो जो आदमी इंटेलिजेंट है, पर्सनालिटी में बेटर है, तो वो उस राजा पर क्या हो गया? हावी हो गया। तो एक्चुअली राजा नाम मात्र का रह गया और वहां का शासन पॉलिटिकल एजेंट कर्नल टोड ही चलाता था। कर्नल टोड ही चलाता था। तो ये ऐसे अंडर में ले लिया। तो चौथी बात आगे है, आर्थिक और राजनीतिक रूप से जो कमजोर रियासत थी उनको अपने अधीन कर लिया। अब देखो, कुछ रियासतों को उन्होंने सीमा विवाद में उलझा दिया, कुछ रियासतों को उन्होंने अवयस्क होने का फायदा रिजेंसी काउंसिल के माध्यम से कर दिया, कुछ रियासतों में अपना प्रभावी व्यक्ति के माध्यम से, प्रभावी पॉलिटिकल एजेंट के माध्यम से उनको दबा दिया, और कुछ रियासतों को आर्थिक राजनीतिक रूप से कमजोर थी उनको अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार से उन्होंने सभी रियासतों पर अपना कब्जा जमा लिया। और 1835 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के, मुगल बादशाह उस समय कौन था? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, उसके स्थान पर मुगलों का जो सिक्का चलता था उसके स्थान पर ब्रिटिश सिक्का चलने लग गया। यानी यह सिक्का था जिसमें एक तरफ विलियम चतुर्थ का सीन है, मतलब चित्र है, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी का चित्र है। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे उदाहरण है, आज हमारे सिक्के पर एक तरफ महात्मा गांधी का चित्र है, दूसरी तरफ रिजर्व बैंक का चित्र है। तो उसी प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी और विलियम चतुर्थ का तो 1835 में उन्होंने अपने सिक्के भी चला दिए। आगे देखिए, अजमेर को दौलत राव सिंधिया से खरीद लिया, क्योंकि मराठा नहीं था कि दौलत राव सिंधिया, तो उनसे खरीद लिया अजमेर को। तो अजमेर उसके अंडर में वैसे आ गया। और मेरवाड़ा जो क्षेत्र है, मेरवाड़ा जान गए होंगे, मेर जाति जहां पे रहती है। ब्यावर से आप आगे जाते तो बर आता है, बर के बाद इधर पाली चला जाता रास्ता, इधर राजसमंद जाता है। पाली जो जाता है वो मारवाड़ के अंडर में हो गया, राजसमंद जाता है वो मेवाड़ के अंडर में हो गया। तो उसने मेवाड़ और मारवाड़ से संधि करके वो एरिया भी इन्होंने ले लिया, मेरवाड़ा वाला भी उनसे ले लिया। इस प्रकार से अंग्रेजों के अधीन अजमेर और मेरवाड़ा तो पूर्णतः अंग्रेजों के अधीन हो गया। तो आगे आप पढ़ते हो ना कि अजमेर और मेरवाड़ा अंग्रेजों के अधीन कैसे आया, तो ऐसे अजमेर और मेरवाड़ा अंग्रेजों के अधीन आ गया। तो इस प्रकार से उन्होंने सब चीजों को अपने अंडर में ले लिया और बाद में अपने सैन्य शक्ति भी मजबूत बना दी। नसीराबाद में उन्होंने सैनिक छावनी का निर्माण करवाया। तो नसीराबाद कहां पर है? अजमेर में। नसीराबाद कहां पर है? अजमेर में। क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान की पहली और वर्तमान छावनी कौन सी है? तो नसीराबाद, जो कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया था। तो राजस्थान की पहली और वर्तमान सैनिक छावनी कौन सी है? तो नसीराबाद अजमेर में स्थापित हुई थी। तो ये इन्होंने बनाया और अनेक सैन्य रेजिमेंट का उन्होंने बटालियन का निर्माण कराया, जिसमें अपनी सेना को मजबूती दी। जैसे शेखावाटी रेजिमेंट उन्होंने
शेखावटी रेजिमेंट बनाई, उसका मुख्यालय कहां पर था? झुंझुनू में। मेर रेजिमेंट बनाई, उसका मुख्यालय कहां पर था? ब्यावर अजमेर में। मेवाड़ भील कोप्स बनाई, उसका मुख्यालय कहां पर था? चित्तौड़ में। ये इस प्रकार अपना सैन्य प्रभुत्व भी स्थापित किया। अब जैसे पिछली बार आरएस में आ गया था 2013 में कि शेखावाटी जो रेजिमेंट है उसका मुख्यालय कहां पर था? तो झुंझुनू। मेर रेजिमेंट का मुख्यालय कहां पर था? ब्यावर अजमेर। और मेवाड़ भील कोप्स का मुख्यालय कहां पर था? चित्तौड़। इस प्रकार से उन्होंने अपना सैन्य प्रभुत्व, देखिए ये तो उन्होंने सैन्य प्रभुत्व जमा लिया। कौन सा सैन्य? अपनी सेना को मजबूत कर लिया। इधर उन्होंने अजमेर और मेरवाड़ा को ले लिया वैसे, और अपने सिक्के भी चला दिए, और सभी रियासतों पर इन्होंने धीरे धीरे क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। प्रशासन इस टाइप का बनाया। इस प्रकार से दोस्तों अंग्रेजों ने अपना पूर्णतः प्रभुत्व कायम कर लिया, और पूर्णतः प्रभुत्व कायम किया। तो अब अपनी अगली वाली आधुनिक राजस्थान वाली कड़ी आपके साथ जुड़ जाएगी। सुन लो कैसे जुड़ेगी कि अंग्रेज जब प्रभुत्व स्थापित कर लेंगे ना, तब हम अंग्रेजों को भगाने के लिए जागरूकता लाएंगे। तो अगला टॉपिक राजनीतिक जागरूकता आ गया। बाद में 1857 की क्रांति आ गई, किसान आंदोलन आ गया, और सुनो बाद में आपका जागरूकता के अंदर स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद का रोल आ गया। इधर किसान आंदोलन आ गया, आदिवासी आंदोलन आ गया, प्रजामंडल आंदोलन आ गया, एकीकरण आ गया। वो आपको अगले भाग में जो आधुनिक राजस्थान में मिलेंगे। तो यहां तक मैंने पूरा का पूरा कोर्स कर दिया है, आपको अच्छे ढंग से समझा दिया दोस्तों। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आपका आभार। इसमें केवल एक कॉलेज असिस्टेंट के प्रोफेशन में 3 सभ्यताएं जोड़ी हैं मध्यकाल की, वो निम्बाहेडा, मातृकुंडिया और बागोर। उनको मैं एक क्लास और लूंगा, बाकी आपका सारा हो गया दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत